हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला में। दोस्तों, हम लोग UGC नेट JRF पॉलिटिकल से संबंधित PYQs को डिटेल से डिस्कशन कर रहे थे और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने 2014 के पेपर्स, जहां पे जून और दिसंबर शिफ्ट के पेपर 2 और पेपर 3, इसमें भी पेपर 2 पेपर 3 को अच्छे से डिटेल से डिस्कशन कर लिया है और वो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है और सारे लेक्चर्स वहाँ पे हैं। 5 लेक्चर्स होंगे, उनमें सारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को अच्छे से कवर किया गया है। इसके अलावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो और एरिस्टोटल को अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया गया है, वो भी जा करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग जून 2015 पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एडिशनल पॉइंट्स देता चलूँ ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए वो यूजफुल हो सके। तो देखिए, इन अर्थशास्त्र हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फाइंड मेंशन। ठीक है, तो कितने डिपार्टमेंट्स थे उस समय गवर्नमेंट के अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन पे बुक है, स्टेट्सक्राफ्ट पे बुक है। ठीक है, स्टेट्सक्राफ्ट पे बुक है एक, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें हुई हैं, बल्कि एक राजा कैसे शासन करेगा, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कितने डिपार्टमेंट्स की बात कही गई है, तो ऑप्शन 3 34 डिपार्टमेंट्स के बारे में अर्थशास्त्र में बात की गई है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग फ्लेड एथेंस फॉर कैल्सिस इन ऑर्डर दैट एथेनियंस माइट नॉट कमिट अ सेकेंड क्राइम अगेंस्ट फिलॉसफी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो होगा ऑप्शन 3 एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये जस्ट याद कर लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं, यदि हम लोग स्टेटमेंट की बात करें तो सोक्रेटिस को फादर ऑफ एथिक्स या फिलॉसफी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं फिलॉसफी। ठीक, और इनको वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ भी कहा जाता है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे ये, वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ। ठीक है, और आप लोग प्लेटो के बारे में जान सकते हैं, है ना। प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट की थ्योरी दी। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया द रिपब्लिक, द लॉज। ठीक है, द लॉज, द रिपब्लिक, तो बहुत सारे बुक इनके द्वारा लिखे गए। इन्होंने अपनी एकेडमी खोली थी। ठीक है, और मतलब जो स्कूल इन्होंने खोला था शिक्षा के लिए, वो एकेडमी नाम था उसका। और एरिस्टोटल ने जो ओपन किया था उसका नाम था लाइसियम। ठीक है, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसको याद रखिए। फिर एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी दी, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने पढ़ा। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनको कहा जाता है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में है यहाँ पे, एक सेकेंड। हु अमंग द फॉलोइंग सेड ऑफ रूसो, आर्डेंट एपोस्टल ऑफ रीजन, ही हैज डन मोर देन मोस्ट टू प्रिपेयर द वे फॉर द एज ऑफ अनरीजन इन विच ही लिव। ठीक है, तो रूसो को किसने ये चीज़ कहा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा वेपेयर, ऑप्शन 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन, जैसे कार्ल पोपर, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, याद कीजिए, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, और जिसमें हीगल, मार्क्स और प्लेटो को ये ओपन सोसाइटीज़ के दुश्मन के रूप में मानते हैं, एनिमीज़ के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो हीगल हो गए, मार्क्स हो गए, और प्लेटो को एनिमी मानता है कार्ल पॉपर अपने बुक में, ओपन सोसाइटीज़ के अगेंस्ट में जो काम करते हैं। ठीक है, सेबाइन है यहाँ पे, ये कहाँ कब आता है, जब हम लोग मैकेवली के बारे में पढ़ते हैं, तब सेबाइन ने कहा था कि मैकेवली इज़
नैरोली डेटेड और एंड नैरोली लोकेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैकेवली था वो उस तरीके से वो इंसान बन पाया जिस तरीके से जहाँ पे वो पैदा हुआ था, जिस जगह पे था, जिस स्थान में, जिस समय में वो पैदा हुआ, उसी इंसान उसी रूप में वो बन गया। जैसे इटली में उस समय बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस चल रही थी, तो उन्होंने कंसेप्ट दिया था द प्रिंस का ना, मैकेवली ने। तो उनका जो पूरा बिहेवियर था वो इस जगह से निकल करके आता है, इसीलिए सेबाइन ने उनको नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड कहा था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 4th नंबर में है मैच करना है हमें हॉब्स, लॉक, रूसो, जेएस मिल और इन्होंने किस प्रकार की बातें की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, ए का 1 होगा। ठीक है, हॉब्स ने ये बात कही, डिफेंस ऑफ सोवरेनिटी एंड असर्शन एंड क्लेम्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ अ रिलीजन। ठीक है, हॉब्स ऐसे पहले वो पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने सोवरेनिटी के बारे में बात की, कंप्लीट सोवरेनिटी। ठीक है, कंप्लीट सोवरेनिटी के बारे में बात की। इन्होंने द लेवियाथन लिखा, एक बुक है ना द लेवियाथन, स्टेट को एब्सोल्यूट पावर देने की बात कही। ठीक है, और राइट टू लाइफ के बारे में भी ये पहले इंसान थे जिन्होंने डिस्कस किया राइट टू लाइफ के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए बी का 3, तो लॉक ने लिमिटेड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में बात किया। लॉक को आप लोग जानते होंगे, ये फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक, और इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे, जैसे एक तो याद आ रहा है मुझे, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है ना, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद रूसो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूसो, तो रूसो के लिए कौन सा स्टेटमेंट होगा, सी का 4, क्लेम दैट सॉवरेनिटी हैज इट्स ओरिजिन इन द पीपल एंड रिमेन्स विद द पीपल। ठीक है, तो रूसो से संबंधित आपको पता होना चाहिए इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने बुक भी लिखा, और फिर जनरल विल का कंसेप्ट इनके द्वारा दिया गया था, जनरल विल का। ठीक है, और इनको जनरली फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, रूसो को फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स रूसो से संबंधित हमें पता होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जेएस मिल है, तो जेएस मिल से संबंधित कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे जेएस मिल ने लिबरलिज्म पे लिखा है, ऑन लिबरलिज्म। ठीक है, इनकी बुक है। इनको रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहा जाता है, रिलक्टेंट, एक सेकेंड आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहा जाता है इनको। ठीक, और एक बुक इनकी जो है वो है ऑन सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑन सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो जेएस मिल डी का 2 हो जाएगा यहाँ पे, डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, लिबरलिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है, हु अमोंग द फॉलोइंग compares the organization of civil society to a powerful system of fortress and earthworks standing behind the state। ठीक है, तो किन्होंने सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से कंपेयर किया। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, ग्रामसी। ठीक है, तो ग्रामसी ने ही सिविल सोसाइटी को फोर्ट्रेस एंड अर्थवर्क्स के रूप में माना, जो स्टेट के पीछे खड़ा होता है। ठीक है, तो ग्रामसी याद रखिएगा। ठीक है, ग्रामसी से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स हमको पता होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे, तो एक था प्रिजन लेटर्स। ठीक है, याद रखिएगा,
अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रिजन लेटर्स किससे संबंधित है, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी, ठीक है, जहाँ पे वो बताते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है किस प्रकार से डोमिनेंट भूमिका निभा रहा है लोगों को कॉलोनाइज करने में और इस तरीके से चीज़ों को करने में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक लिखा, अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड। तो ये बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे और देखिए दूसरा लेनिन है, ठीक है। लेनिन से संबंधित कुछ बात हमें पता होना चाहिए, वो क्या, जैसे इन्होंने जो एक फेमस बुक लिखी, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ठीक है, ये इनका बुक है। और इन्होंने इम्पेरियलिज्म को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म कहा, इनका बहुत फेमस एक बुक भी है इसी पे, यह बुक का नाम भी है इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो लेनिन ने लिखे, ठीक है, लेनिन ने बताए। और इनके अलावा अक्टूबर रेवोल्यूशन को भी इन्हीं के द्वारा लीड किया गया था, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे रशिया में, तो इन्हीं के द्वारा लीड किया गया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ग्रामसी लेनिन से संबंधित याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर। इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन हैज़ नॉट है बिन रिवाइटलाइज्ड बाय जॉन रॉल्स इन हिज बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो याद रखिएगा जॉन रॉल्स की बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में शायद पब्लिश हुई, ठीक है। और यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन हैज़ नॉट बिन रिवाइटलाइज्ड, ठीक है। तो कौन सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन नहीं रिवाइटलाइज्ड किया गया है जॉन रॉल्स के द्वारा अपने बुक में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, हॉब्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। इसमें बहुत सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं, जैसे इमैनुअल कांत है, ठीक है। इनको जनरली कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स, ठीक है। तो इमैनुअल कांत के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। इन्होंने एक लिखा था परपेचुअल पीस, परपेचुअल पीस, ठीक है। और एक क्रिटिक ऑफ रीजन, ठीक है, क्या लिखा था, क्रिटिक ऑफ रीजन, ठीक। तो ये चीज़ें इमैनुअल कांत से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। हॉब्स के बारे में बताया, वो पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने राइट टू लाइफ के बारे में बात की, राइट टू लाइफ के बारे में बात की, ठीक है। और फिर इन्होंने कंप्लीट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी दिया, कंप्लीट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। इनके द्वारा बुक जो मैंने बताया, जैसे डी कॉर्पोरे बुक का नाम याद रखिएगा, इन्हीं का है, ठीक है। और द लेवियाथन इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हम लोग जब कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। फिर जॉन लॉक से संबंधित हमने पहले भी, रूसो से संबंधित भी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, ये सब पहले डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू द सल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, और इसका सही जवाब कौन होगा, अंबेडकर। वही जो थे वो इनके खिलाफ थे रिलीजन के पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए बी आर अम्बेडकर से संबंधित हम लोग क्या जानते हैं, मूक नायक इनसे संबंधित है, इनका है ना। उसके बाद बहिष्कृत हितकर्मी सभा, बहिष्कृत हितकर्मी सभा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में हम अच्छे से इनके बारे में डिस्कस किया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर महद सत्याग्रह इनसे संबंधित है ना, सत्याग्रह। और ये जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उन सब में ये प्रेजेंट थे, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, पूना पैक्ट से रिलेटेड है, और बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे एम एन रॉय है, इन्होंने रेडिकल ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट दिया, रेडिकल ह्यूमैनिज्म का एम एन रॉय ने कंसेप्ट दिया, ठीक है। उसके बाद सावरकर है, सावरकर ने लिखा 1857 पे एक बुक है ना,
उसका नाम था, फ्रीडम से संबंधित था, फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम, है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम ऐसे करके कुछ बुक था, 1857 पे लिखा हुआ था उन्होंने, और इनको काला पानी की सजा हुई थी अंडमान निकोबार में। ठीक है, इन्होंने बुक लिखा था हिंदू राष्ट्र, हिंदू दर्शन, हिंदू पद पदशाही। ठीक है, तो ये सारे नाम, हिंदू पद पदशाही, हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष भी रहे 6 साल तक। तो वो सारे पॉइंट्स आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए। जेपी नारायण सोशलिस्ट लीडर, ठीक है, सप्त क्रांति का इन्होंने 7 रेवोल्यूशन या सप्त क्रांति के बारे में इन्होंने बताया। तो ये सारे पॉइंट्स हमें इनसे संबंधित पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु सेड देयरफॉर द स्वर्ड्स ऑफ ब्रूटस इज होली, देयरफॉर द बाघनाखा of Shivaji is of fair fame, therefore the beheading of Charles I is just deed, therefore the arrow of William Tell is divine। तो किन्होंने ये स्टेटमेंट कहा? तो 8 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। ठीक है, वीडी सावरकर। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे देखिए बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे हैं, एम एन रॉय रेडिकल ह्यूमैनिज्म से संबंधित, औरबिंदो घोष हो गए। ठीक है, औरबिंदो घोष, इन्होंने एक बुक लिखी थी सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, ये चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, फ्रीडम फाइटर थे वो। ठीक है, इनसे संबंधित कब ये बने, त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था 1939 में, ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखना है। त्रिपुरी क्राइसिस 1939 में इनसे संबंधित था। फिर सावरकर के संबंधित हमने एक बुक दिखा, हिंदू पद पदशाही, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 9वां नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ईस्टर्न्स इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो कौन सा नहीं फीचर है, याद रखिए नहीं। ईस्टर्न ने जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन बताए बिहेवियरलिज्म का, उनमें से ये कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता चलूँ, इन्होंने 8 इंटेलेक्चुअल स्टोन्स के बारे में डिस्कस किया था बिहेवियरलिज्म से संबंधित, जिसमें रेगुलरिटीज़ था, ठीक है, वैल्यूज़ था, प्योर साइंस था, लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन नहीं था। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट्स थे, जैसे वेरिफिकेशन था, एक वेरिफिकेशन, तो 4 हो गए, 3 ये और एक ये वेरिफिकेशन हो गया। फिर ठीक, और एक है टेक्निक्स, फिर उन्होंने जो बात किया क्वांटिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद सिस्टमेटाइजेशन, ठीक है, और एक था इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन उनके द्वारा बिहेवियरलिज्म के बारे में बताया गया। ठीक है, सारों को आप याद कर लीजिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। 10वां नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर फुकुयामा लीडिंग टू ट्रायम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर नहीं है? तो 10 यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, इट इज़ मोर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स देन आइडियोलॉजीज, नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होंगी। और फुकुयामा के बारे में आपको पता होगा, फुकुयामा ने कौन सी बुक लिखी? तो एंड ऑफ हिस्ट्री, है ना, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो ये सारे पॉइंट्स फुकुयामा ने जो बुक लिखा, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ना, इसका पूरा जो बुक का नाम था लास्ट मैन। ठीक है, और एक इन्होंने लिखा लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट, लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट। ठीक है, तो ये बुक, 2 बुक इनके द्वारा लिखा गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर देखिए, सिंस मिड 1950s द मेजर ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैव बीन इन द एरियाज ऑफ। तो किस एरिया में
मेजर ट्रेंड्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का देखा गया है 1950s के मिड से। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा 4, A B C and D सारे चीज़ों के बारे में, सिस्टम थ्योरीज, डेवलपमेंट थ्योरीज, कल्चरल थ्योरीज और क्लास थ्योरीज। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैच करना है थिंकर्स और कंसेप्ट को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी मैच करने को देता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे है पेरेटो। ठीक है, पेरेटो को याद करिए, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एलीट से संबंधित है। एलीट का कंसेप्ट सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। ठीक है, तो सी का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, कार्ल ड्विस्ट है, इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी दिया था, कम्युनिकेशन थ्योरी याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन थ्योरी इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, और फिर यह हंटिंगटन है, हंटिंगटन ने मॉडर्नाइजेशन एवं मल्टीफेसेटेड प्रोसेस कंसेप्ट दिया। ठीक है, और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। ये बुक पता होनी चाहिए आपको, इनसे रिलेटेड, हंटिंगटन से संबंधित क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बी का वन इन दोनों में भी है, तो हमको अभी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सही ऑप्शन। तो उसके बाद हम लोग डी देखते हैं, डेविड ईस्टन के बारे में। तो ईस्टन से संबंधित हमें क्या पता होना चाहिए कि इन्होंने डेविड गेटकीपर्स के बारे में बात की है ना। तो डी का थ्री, तो यहाँ पे मिल जाता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा यहाँ पे 12 का। ठीक है, तो डेविड ईस्टन ने द गेटकीपर्स का कंसेप्ट दिया, और एक जो बच गया हमारा रिसेप्टर्स का, तो यहाँ पे कार्ल ड्विस्ट हो जाएंगे, वो रिसेप्टर्स का कंसेप्ट उनके द्वारा दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक एलीट्स के कंसेप्ट में ही एक आता है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कंसेप्ट किन्होंने दिया, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इनका कंसेप्ट किसने दिया, रॉबर्ट मिशेल्स। ठीक है, पीवाईक्यूज जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट हमें सीखने को मिलते हैं, जैसे जी मॉस्का ने भी इलाइट पे काम किया, इलीट थ्योरी पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस्टम मेंटेनेंस एंड सिस्टम परसिस्टेंस। ठीक है, तो कौन डिस्टिंक्ट करते हैं, कौन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 13 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, डेविड ईस्टन। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। गैब्रियल एलमंड और सिडनी वर्बा, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखा जिसका नाम था द सिविक कल्चर। ठीक है, और लूशियन पाई ने कौन सी बुक लिखी, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यह बुक इनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा जैसे एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखा गया। FW रिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन्होंने दिया। ठीक है, इनका कंसेप्ट था प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। इनका जो बुक का नाम था वो क्या था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से संबंधित था इनका। ठीक है, तो इनका बुक का नाम एक देख लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज करके शायद था। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये सारे बुक्स इनसे संबंधित आपको याद होना चाहिए। FW रिक्स से प्रिज्मेटिक मॉडल है ना, इन्होंने बताया। प्रिज्मेटिक साला मॉडल भी इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इकोलॉजी से संबंधित था, इकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित इनका कंसेप्ट था, तो ये भी याद रखिएगा, इकोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन। लुसियन पाई, डेविड ईस्टन, गैब्रियल एलमंड, सिस्टम थ्योरी, डेविड ईस्टन। ये सब आपको याद होने चाहिए, तुरंत कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, अरेंज करना है बुक्स को कि कब कब वो किस तरीके से आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव फेडरलिज्म, यह बुक किनके द्वारा लिखी गई, DD बासु के द्वारा। ठीक है, और यह पब्लिश हुई थी 1987 में। ठीक है,
और यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, ये लिखा गया है F.G. वेलन के द्वारा, F.G. वेलन के द्वारा, एन होगा, ठीक है। और यह बहुत लेट पब्लिश हुई 2018 के अप्रॉक्स में, ठीक है। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जैसे मैंने बताया, फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है। कब पब्लिश हुई यह बुक? 1992 में, ठीक है। सिविक कल्चर, गैब्रियल एलमंड एंड सिडनी बर्बा, है ना, तो याद रखिएगा। कब पब्लिश हुई? 1963 में। तो सबसे पहले कौन सा आया? ये 1963, डी, तो पहले डी, तो ये ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा आपका 14 का, ठीक है। 15 नंबर देखिए, अरेंज करना है कंसेप्ट्स को जिस तरीके से वो अपीयर हुए, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, न्यू डेमोक्रेसी है, फीडबैक सिस्टम है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो कब कब आया उस हिसाब से इसको करना है। तो 15 नंबर का यहाँ पे 3 हो जाएगा। पहले आया ड्यू प्रोसेस लॉ का कंसेप्ट, फिर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, ठीक है, फिर आया न्यू डेमोक्रेसी, उसके बाद फीडबैक सिस्टम। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन 3, ठीक। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। We are under the constitution, but the constitution is what the judges say it is. Besides USA, to which one of the following countries can this be applicable? ठीक है, तो हम लोग संविधान के अंतर्गत तो आते हैं, बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जज से इट इज, ठीक है। तो जजेस जो बोलते हैं वही संविधान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 2 इंडिया होगा। 17 नंबर देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज रिटन द फेडरलिस्ट पेपर्स, ठीक है। तो फेडरलिस्ट पेपर्स किनके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जेम्स मेडिसन, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक लिखा द फेडरलिस्ट पेपर, तो इनके बारे में ये पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर, Who among the following argued that the belief in the principle of authority is the only reliable means of securing order, ठीक है। तो 18 नंबर का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 जोसेफ दी मैस्त्रे, ठीक है। तो इन्होंने आर्ग्यू किया था ये। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखने को मिलेंगे, जैसे मैक्स वेबर, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। कैरिस्मेटिक लीडर के बारे में बताया, है ना। और यहाँ पे देखिए जियोवैनी जेंटाइल है, इनसे संबंधित याद रखिएगा, इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म, द डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म का कंसेप्ट इनके द्वारा दिया गया, ठीक है। फिर फ्रेडरिक निश्चय है यहाँ पे, तो इनके द्वारा क्या लिखा, एक बुक लिखा गया बियॉन्ड गुड एंड एविल, बियॉन्ड गुड एंड एविल, ठीक है। उसके बाद इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक था 10 स्पोक जाराथुस्त्रा करके था, एक सेकेंड यहाँ लिखता हूँ, जाराथुस्त्रा, ठीक है। तो ये बुक का नाम फ्रेडरिक निश्चय से संबंधित आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी उनका जो था वो याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर यहाँ पे है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ आर्ग्यूड दैट इलेक्टोरल सिस्टम डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो किनके द्वारा ये आर्ग्यू किया गया? तो यहाँ पे 19 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 शुम्पीटर, ठीक है, यह जवाब सही है। और इनसे संबंधित याद रखिएगा कि इनके द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। यह बुक का नाम पता होना चाहिए आपको, शुम्पीटर से संबंधित। एक इनके द्वारा और बुक लिखा गया जिसका नाम था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए।
जो कि सुम्पीटर से संबंधित है। डुएगर ने अपना लॉ दिया था पार्टी सिस्टम पे, है ना। जब 2 पार्टी सिस्टम होगा तो क्या उन्होंने लॉ दिया था, याद रखिएगा। 2 पार्टी सिस्टम से इनके संबंधित एक लॉ था डुएगर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन एंड रीजन है यहाँ पे। रीजन है और असर्शन, ठीक है। तो असर्शन में क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच केम अंडर क्रिटिसिज्म इन मिड 1960s। और रीजन है द अप्रोच बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड द वेस्टर्न यूरोप हैड लिमिटेड रेलेवेंस इन द थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा। 20 का 1। 21 देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग टर्म्स आर इंश्राइंड इन द प्रेएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो प्रियम्बल है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ये जो पूरा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जस्टिस, जस्टिस, फिर लिबर्टी, इक्वलिटी, है ना, फिर फ्रेटर्निटी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 21 का 2, जहाँ पे पहले आएगा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोटिंग अमोंग देम ऑल, है ना, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, प्रियम्बल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया, ठीक है। तो कौन कौन से राइट्स हैं जो अवेलेबल है फॉरेनर्स जो इंडिया में रह रहे हैं। कौन कौन से राइट्स अवेलेबल नहीं है वो याद रख लीजिए। 15 नहीं है, 16 नहीं है, 19 नहीं है, 29 नहीं है और 30। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, ठीक है। बाकी नागरिक जो विदेशी हैं उनको यहाँ पे ये राइट्स नहीं उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट 19 में आता है, तो डी तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका। और फिर यहाँ पे है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी 19 में आता है, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे राइट टू एजुकेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो क्या दोनों ये होगा, हाँ। तो दोनों ये स्टेटमेंट सही है, दोनों राइट्स हैं अवेलेबल, ठीक है, फॉरेनर्स को। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन 2, जहाँ पे दोनों राइट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड, ठीक है। तो किनको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है बट अबॉलिश किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है। देखिए जैसे डिजॉल्व नहीं होता है, कौन नहीं होता, जैसे राज्यसभा नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हुआ, लेकिन अबॉलिश किया जा सकता है, हाँ, क्योंकि ये हर जगह नहीं है, हर एक स्टेट में नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जहाँ पे पास होता है उसमें से उसके बाद ही होता है ना। जब कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, फिर पार्लियामेंट अप्रूव करती है, तब वो बनता है। तो ऑप्शन 3 इसको हटाया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है। लोकसभा को कैसे आप हटा सकते हो, राज्यसभा को कैसे अबॉलिश कर सकते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं कर सकते। तो बचा यही, तो ऑप्शन 3। 25 देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग गवर्नर अपॉइंटीज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द गवर्नर, ठीक है। तो सिर्फ गवर्नर के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे देखिए मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या इनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और क्या इसको सिर्फ गवर्नर हटा सकते हैं, तो ये नहीं, गवर्नर नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो सी तो नहीं होगा, तो सी को हटा दीजिए, सी को हटा दीजिए, सी को हटा दीजिए, यहाँ पे मिल गया ऑप्शन 2, ठीक है। तो बाकी सबको गवर्नर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।